चीज खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सड़े हुए खाने में से विष बनेगा और वो विष जिंदगी भर तकलीफ करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, खाना खाते ही पानी नहीं पीना। कब पीना? कम से कम 1.5 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे तक अग्नि जलती है, 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है। जब अग्नि शांत हो तभी पानी पीना चाहिए। पता कैसे चलेगा? खाना खाते समय ध्यान रखो, 10 बजे खाना खाया, 11:30 पे पानी पीना। 11 बजे खाया, 12:30 पे पानी पीना। सरल नियम, आप इसका पालन करो तो वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहेंगे। दूसरा नियम है, पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पानी पीना। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रखा, फिर एक घूट पिया, फिर रखा, फिर एक, ऐसे पानी पिया। लगातार गटागट पानी नहीं पीना। क्यों? कारण उसका ये है कि मुंह में लार बनती है, और ये लार जो है ना, एक एक घूट पानी पियो तो ज्यादा अंदर जाती है, क्योंकि हर बार पानी के घूट के साथ अंदर जाएगी। लार जो है ना, क्षारीय होती है। अंग्रेजी में केमिस्ट्री में कहते हैं एल्केलाइन। और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, एसिड और क्षार। अम्ल और क्षार एक दूसरे के दुश्मन है। अम्ल में क्षार मिले या क्षार में अम्ल मिले, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अम्ल में मिले तो पेट के अम्ल को शांत कर देती है, और जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनकी जिंदगी में रोग आ ही नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, पानी घूट घूट पियो, सिप सिप करके पानी पीने की आदत डालो। जैसे गर्म दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ऐसे पानी पीने की आदत डालो। तीसरा नियम है वो ये कि सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो। उठते ही मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पानी पीना। बासी मुंह पानी पीना। क्यों? रात भर की जो लार मुंह में आई, ये बहुत कीमती है, पानी पीते ही अंदर जाएगी, और सवेरे पेट में सबसे ज्यादा अम्ल बनता है। तो सुबह पानी पियोगे तो सारी लार अम्ल को जाके शांत करेगी, जिंदगी भर निरोगी रहेंगे। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। आप में से बहुत सारे भाई बहन होंगे जो जैन परिवार के हैं, तो जैन आचार्यों से मैंने बार बार ये सुना है कि सुबह थूकना नहीं चाहिए, पाप पड़ता है। तो बहुत दिन मेरे समझ में नहीं आया ये मामला क्या है, सुबह थूको तो पाप पड़ता है। तो एक बार मैंने थूक के देखा, तो मैंने देखा कि मेरा जब थूक गिरा तो उसके नीचे सब चींटी मर गई। तब मैंने बासी थूक मेरा एक दिन टेस्ट किया तो पता चला वो हाईली एल्केलाइन है, बहुत ज्यादा क्षार है उसमें सुबह के थूक में। और ज्यादा क्षारीय कोई चीज कीड़े मकोड़ों पर गिराओ तो मर जाएंगे। जैसे यूरिया है ना, बहुत क्षारीय होता है, यूरिया के 2-4 दाने डालो, सब चींटियां मर जाती हैं। थूक भी बहुत जहर है अगर क्षार उसमें ज्यादा है तो, और सुबह क्षार ज्यादा, इसलिए सुबह थूकना नहीं, उसको पीना। तो इसको हमने धर्म से जोड़ा कि सुबह थूको तो पाप पड़ता है, हिंसा होती है। वास्तव में वो शरीर के लिए आवश्यक है सुबह का थूक। और ये जो सुबह का थूक होता है, ये जो सुबह का थूक होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, माने इसकी दवा के गुण बहुत है। जैसे मैं आपको 2-4 उदाहरण दूं। आपकी आंखों के नीचे काला काला हो जाए, डार्क सर्कल, सुबह का थूक निकालो, आंखों के नीचे लगाओ, एकदम साफ हो जाए। चेहरे में कील मुहासे हो जाए,
सुबह का थूक निकालो, मुहासों पे लगाओ, मुहासे साफ हो। पैर में कहीं चोट लग जाए, हाथ में कहीं चोट लग जाए, सुबह का थूक उस चोट पे लगाओ, चोट सूख जाती है। हाथ पैर में बच्चों के फोड़े फुंसी हो जाए, सुबह का थूक लगा दो, फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। मैंने देखा जले हुए का दाग सुबह के थूक से आप मिटा सकते हो, इतनी ताकत है इसमें। आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, सुबह का थूक आंख में लगाओ, काजल की तरह से चश्मा उतर जाएगा, इतनी जोरदार है। आपके शरीर में कैसे भी दाग धब्बे हो, सुबह का थूक उस पर लगाना शुरू कर दो, सब दाग धब्बे मिट जाते हैं। और आप करके देख लो, सुबह का थूक पूरे चेहरे पे लगाओ, चेहरे का रंग लगातार निखरता जाता है। जो काम फेयर एंड लवली नहीं कर सकती, वो सुबह का थूक गारंटी से करता है। करके देख लो, मैंने किया, बहुत लोगों को बताया, और मैंने तो इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक बहुत खराब रोग होता है जिसको गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन। ये डायबिटीज के लोगों में कहीं घाव हो जाए तो गैंग्रीन आता है, फिर काटना पड़ता है। मैंने डायबिटीज के मरीजों को गैंग्रीन पर सुबह का थूक लगवाया, वो अंग सड़ गया था, वो फिर ठीक हो गया। और थूक उसी का था जिसको डायबिटीज थी, और किसी का नहीं। माने इतनी क्वालिटी वाली चीज है, और हम इसको फोकट में थूकते रहते हैं। इतनी कीमती चीज है। अमेरिका में ये जो थूक होता है ना, ये बिकता है। ये जो शैम्पू का शैशे होता है ना, वैसे अमेरिका में थूक का शैशे होता है, और वो बिकता है। 10 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए। आप बोलोगे जी कौन खरीदता है? जो लोगों को कैंसर हो जाता है, और कैंसर की चौथी अवस्था जब आती है तो मुंह में थूक बनना बंद होता है सबसे पहले। तो जब कैंसर हुआ, चौथी अवस्था आई, मुंह में थूक बनना बंद, तो ऐसे व्यक्तियों को थूक खरीद कर मुंह में डालना पड़ता है ताकि कुछ खा सके। तो वो मरीज उसको खरीदते हैं, 10,000 रुपए का शैशे आता है। अब आप सोचो कि जो शैशे 10,000 रुपए का आता है, वो शैशे हम 5 मिलीग्राम का 10,000 में अमेरिका में खरीदते हैं, और यहां फोकट में थूकते हैं सुबह ही सुबह। तो ये फोकट की चीज नहीं, इसको थूको मत, इसको पियो। पीने का तरीका, उठते ही पानी पी लो, सब अंदर चला जाएगा। और 2 फायदे होंगे इससे। एक तो थूक अंदर गया तो अंदर का अम्ल शांत हुआ। दूसरा फायदा ये होगा कि सुबह सुबह जब आप पियोगे पानी, तो पानी बड़ी आंत को साफ करेगा। बड़ी आंत की सफाई होगी तो टॉयलेट में जाएंगे, 2-3 मिनट में फ्रेश होके बाहर आ जाएंगे। और जो लोग सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं, उनकी जिंदगी फ्रेश रहती है। इसलिए उठते ही पानी पीना। कितना? 3 गिलास कम से। छोटे बच्चों को 1 गिलास, बड़े लोगों को 3 गिलास। पीने का तरीका सिप सिप करके, जब भी पानी पिएंगे सिप सिप पिए। 3 नियम। चौथा और आखिरी नियम आयुर्वेद का, जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, फ्रिज वाटर, आइस वाटर नहीं पीना। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, ये नहीं पिए। क्यों नहीं पिए? बात सीधी सी है कि पेट है गर्म, पानी है ठंडा। अब गर्म पेट में ठंडा पानी डालो तो झगड़ा होने वाला है। झगड़ा क्या होगा? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा, या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लो पानी ने पेट ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे, और आप ठंडे तो राम नाम सत्य। इसलिए आयुर्वेद कहता है ठंडा पानी नहीं पीना। तो आप पूछोगे मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं? हाँ,
मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा नहीं है। क्यों? मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान शरीर के तापमान के लगभग बराबर है। शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी के घड़े का पानी का तापमान है 33 डिग्री 32 डिग्री, तो दोनों बराबर हैं। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, बर्फ का पानी नहीं पी सकते, फ्रिज का पानी नहीं पी सकते। और अगर आप नहीं मानेंगे मेरी इस बात को, तो जिंदगी भर के लिए तैयार रहिए, 148 रोग आपके जीवन में आएंगे अगर फ्रिज का पानी आप पिएंगे। सबसे पहले मुश्किल पता है क्या आती है? जो लोग बार बार फ्रिज का पानी पीते हैं, उनकी जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो बंद हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे खुली रहनी चाहिए, बार बार फ्रिज का पानी पियो, ये बंद हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बंद हुई, बड़ी आंत, तो पेट साफ नहीं होगा, और पेट अगर साफ नहीं हुआ तो 148 रोग जिंदगी भर आने ही है, पक्का। इसलिए ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए। तो ठंडा पानी बंद करिए, मिट्टी के घड़े का पानी, और सर्दियों में तो गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी। और इससे पहले का नियम, पानी सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले पीना। इसके पहले का नियम, पानी घूट घूट पीना। और सबसे पहला नियम, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी। तो ये 4 नियम और 3 बातें जो पहले बताई, शुद्ध तेल, देशी गाय का घी और चीनी बंद, इन 7 नियमों का जो पालन करेगा, जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं आएगी। मैंने इन 7 नियमों का पालन अपने जीवन भर किया है। एक नियम में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, मैं चीनी खाना पसंद नहीं करता, लेकिन कई लोग जबरदस्ती खिला देते हैं, वहां थोड़ी गलती हो जाती है मुझसे। बाकी सब 6 नियम तो कट्टरता से मैं पालन करता हूँ, और वही कारण है कि मेरा वात, मेरा पित्त, मेरा कफ तीनों संतुलित है। हर दिन में 6 से 8 घंटे बोलता हूँ, फिर भी वात का प्रकोप नहीं होता। आपको मालूम है, बोलने में सबसे ज्यादा वात बिगड़ता है। आधा घंटे बोल के देख लो, पता चल जाएगा आपको। मैं 6 घंटे बोलता हूँ, और हर दिन मेरा खाना बदलता है, पानी बदलता है, तो भी पेट को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पित्त मेरा बराबर काम करता है। मैं अभी यहाँ हूँ तमिलनाडु में, यहाँ आने से पहले मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ आने के पहले मध्य प्रदेश में था। हर जगह का खाना अलग, पानी अलग, कोई तकलीफ नहीं होती। फिर कफ भी बराबर है, पित्त भी ठीक है, वात भी ठीक है, इसलिए बीमारी नहीं आती है। और इसका कारण है ये नियम। आप भी इन नियमों का पालन करोगे, आपको भी बीमारी नहीं आएगी। तो सबसे आसान तरीका है निरोगी रहना, स्वस्थ रहना, बीमार नहीं पड़ना। और दूसरा और आखिरी तरीका है कि जो गलती से कभी कोई रोग आ जाए, तो हमने तो कोशिश की पूरी ईमानदारी से, फिर भी कभी कोई रोग आ गया, मान लो वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, रोग आ गया, तो चिंता मत करो। रोग आ जाए तो भी चिंता मत करो, क्योंकि हर रोग की दवा अपने रसोई घर में है। ये डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, रसोई घर में सब दवाएं हैं। आप बोलोगे जी क्या रोग की दवा? हर रोग की दवा रसोई में। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा रसोई में नहीं। अपनी रसोई को ध्यान से आप देखो तो 108 दवाएं हैं रसोई में। धनिया है, जीरा है, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी सौंफ है, छोटी सौंफ है, दालचीनी है। ऐसे 108 हर एक रसोई में औषधियां हैं, और इन औषधियों से सब बीमारियां ठीक हो सकती। एक भी बीमारी ऐसी नहीं जो ना ठीक हो। अब मैं बताता हूँ कुछ महत्व की बीमारियां जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं। सबसे पहले आ जाए, ब्लड प्रेशर हाई है तो रसोई घर में सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। हाई बीपी के लिए मेथी का दाना सबसे अच्छी दवा, और शुगर के लिए सबसे अच्छी दवा मेथी का दाना। अगर शुगर भी है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मेथी का दाना सबसे अच्छा।
ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं तो मेथी का दाना सबसे अच्छा, हार्ट में ब्लॉकेज है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा, ब्रेन हेमरेज होके चुका है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। ये अकेला मेथी का दाना 70 बीमारियों में काम आता है, इतनी अच्छी दवा। कैसे खाएं मेथी का दाना? खाने का तरीका है, आधा चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास पानी में रात को डाल दो, रात भर पानी को रखो, सवेरे उठ के पानी को पी लो, मेथी दाने को चबा के खा लो। ये तरीका सबसे अच्छा। मेथी के दाने को आप कभी मत भूलो, बहुत अद्भुत है ये। अच्छी से अच्छी, खराब से खराब बीमारी दोनों में ही काम है। जैसे घुटने का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा, कमर का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा, कंधे का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा, जोड़ों का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा, सिर में दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा, आधे सिर में दर्द है, माइग्रेन, मेथी का दाना बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है मेथी का दाना। वात में और कफ में, वात में 80 बीमारियां, कफ में 20 बीमारियां बड़े आराम से ठीक होती है मेथी के दाने। मुझे बहुत बार ये समझ में आता है कि हमारे बुजुर्गों ने मेथी के दाने को हर अचार में क्यों डलवाया, क्योंकि ये सबसे अच्छी दवा है, इसलिए बिना मेथी दाने के अचार नहीं बनता। और जिस अचार में मेथी दाना पड़ गया वो अचार नहीं रहता, वो दवा है। कान में दर्द होता है, मेथी का दाना खिलाओ, कान का दर्द ठीक करेगा। आंखों में तकलीफ है, मेथी का दाना खिलाओ, आंखों की तकलीफ। मैंने बताया ना 70 से 100 बीमारियों में अद्भुत काम होता है। और एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूँ सभी माताओं, बहनों को, भाइयों को। जब बहुत गले में आवाज बैठ जाए, गला घर घर करे, आवाज बैठ गई हो, कारण कुछ भी हो, ठंड लग गई तो आवाज बैठ सकती है, ज्यादा बोल बोल किया तो आवाज बैठ सकती है। आवाज बैठने के 20 कारण हो सकते हैं, कारण कुछ भी रहने दो। अगर आवाज बैठ गई तो मेथी का दाना पानी में डाल के उबालो, खूब अच्छे से उबालो, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालो। उबलते हुए मेथी दाने के पानी में सेंधा नमक डालो, उतार लो, फिर इसको थोड़ा ठंडा हो जाए, गले में पी सके इतना ठंडा हो जाए, तो इस पानी से, मेथी के दाने का पानी और सेंधा नमक मिलाया हुआ, इससे गरारा करो। गरारा समझते हो? गार्गलिंग। आप एक गार्गलिंग करना, एक बार डाल के ऐसे एक ही बार में गला खोल दे, एक ही बार। 20-20 दिन आप एंटीबायोटिक खाओ, गला ठीक नहीं होता। और मेथी दाने का पानी, सेंधा नमक डाल के एक गरारा करो, सारा गला क्लियर। और जिनको टॉन्सिल की तकलीफ है वो तो जरूर ये काम करें। मेथी दाने का पानी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी हल्दी, इसको डाल के गरारा जो लोग कर ले, जिंदगी भर के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म, जिंदगी भर। अद्भुत है ये मेथी का दाना, इसका ध्यान रखो आप। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद के साथ, शहद नहीं ले सकते तो गुड़ के साथ। अकेली दालचीनी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखती है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसी सब बीमारियों में दालचीनी आती है। बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बार बार गला बैठता है, इन सब बीमारियों में दालचीनी आती है। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है हल्दी, कफ और वात की सबसे अच्छी दवा। हल्दी का तो आप सभी जानते हैं, दूध में डाल के गर्म करके पीना सबसे अद्भुत। हल्दी अकेली दवा है जो कैंसर ठीक करती है। पूरी दुनिया में एक ही दवा कैंसर की, उसका नाम है हल्दी।
एलोपैथी में कैंसर का इलाज करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसमें एक केमिकल है करक्यूमिन, वो बॉडी में सप्लाई करते हैं इंजेक्शन से। ये करक्यूमिन सबसे ज्यादा हल्दी से ही निकलता और कहीं मिलता ही नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए कैंसर रोगियों के लिए तो हल्दी रामबाण है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो नियमित हल्दी खाते रहें, कैंसर होने की शक्यता नहीं है। ऐसे ही अपने घर में बहुत दवाएं हैं। लवंग है, लौंग अद्भुत है, वात के लिए, कफ के लिए अद्भुत है, उसके लिए काली मिर्च है। इसी तरह से अपने घर में दूधी है, माने लौकी है। लौकी का रस हृदय की सबसे अच्छी दवा है। कितना भी बड़ा ब्लॉकेज हो हार्ट में, दूधी का रस पियो, लौकी का रस पियो। सोरेकाई, लौकी, दूधी सब एक ही नाम है। इसका रस निकालने का तरीका बस ध्यान रखना है, छिलका नहीं उतारना। छिलका उतार दिया तो देखा, छिलके सहित रस निकालना। और रस निकालने के बाद जो कचरा निकलता है वो फेंकना नहीं, खाना। तो कैसे खाएं? रस को छानो मत, कचरा सीधे जाएगा। पानी ज्यादा मिला लो, आसानी से चला जाएगा। अद्भुत है ये लौकी। इसने करोड़ों लोगों के ब्लॉकेज निकाल दिए लौकी ने। और स्वामी रामदेव जी ने बोल बोल के ये महंगी करा दी। पहले 5 रुपए किलो में कोई पूछता नहीं था इसको, अब ये 50 रुपए किलो बिकने लगी है। अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है, धनिया पत्ता। थायराइड की कोई भी बीमारी में सबसे अच्छी दवा धनिया पत्ता। धनिया पत्ते को चटनी बनाओ, गर्म पानी में मिला के पियो। थायराइड की 40-40 साल पुरानी बीमारी 25-30 दिन में ही ठीक कर देता धनिया पत्ता। थायराइड, जिनको थायराइड की तकलीफ है सबको आप बताओ, धनिया पत्ते की चटनी गर्म पानी में पिए। चटनी कैसे बनाना? पीस लो पत्थर पे, मिक्सी में पीस लो, उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना, धनिया पत्ता से। हाँ, और 1 चम्मच चटनी, आधा गिलास पानी, 2 चम्मच चटनी, 1 गिलास पानी, इतना ही रोज पी लो सुबह खाली पेट। थायराइड की सारी बीमारी, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड से होने वाला मोटापा, ये सब मिटा देता धनिया पत्ता। ऐसे ही पुदीने का पत्ता है, पुदीने के पत्ते की चटनी त्वचा के किसी भी रोग में लगाओ, जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, सब में पुदीने के पत्ते की चटनी लगाओ, सब बीमारी मिटा देता है। बड़े से बड़ा जले का दाग पुदीने के पत्ते की चटनी से मिट जाता है। अद्भुत है ये। ऐसे ही अपने घर में नीम का पत्ता माने मीठा नीम। मीठा नीम हम समझते हैं कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं। ये कड़ी पत्ता बहुत अद्भुत है वात के और कफ के सभी रोगों के लिए। बीपी बढ़ गया, कड़ी पत्ते की चटनी बनाओ। कड़ी पत्ता आप जानते हो, गुनगुने पानी में पियो, बीपी एकदम नॉर्मल कर देता। कड़ी पत्ता, मीठा नीम, कड़ी पत्ता जो सब्जी में डालते हैं हम, बीपी हाई है तो नॉर्मल करता, लो है तो नॉर्मल करता। खून अगर गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पतला कर देता। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड कम करेगा। अद्भुत है कड़ी पत्ता। छाछ में कड़ी पत्ता मिला के पीते रहो, जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा। छाछ में कड़ी पत्ता मिला के पीते रहो। ये सब अपने घर में है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सब वही कह रहा हूं जो हजारों साल से अपने घर में होके आई, बस हमारे ध्यान में नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर के चक्कर में फंसे। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो, बीमारी से नहीं ऑपरेशन आदि से बचो। और ये घर में जो दवाएं हैं
इनका उपयोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा घरों में ये बात अगर पहुंच जाए तो लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए देश का बचे। ये है मेरी भावना। तो आप इस भावना का सम्मान करें और अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करें, थोड़ा योग प्राणायाम करें। आधे घंटे सुबह प्राणायाम करें, आधे घंटे शाम, और ज्यादा नहीं कर सकते तो 2 प्राणायाम जरूर करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति आप जानते हैं, जोर से सांस बाहर निकालना, और अनुलोम विलोम एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना पहले। तो ये अनुलोम विलोम कपालभाति 15-15 मिनट सुबह शाम करते रहें, जिंदगी भर निरोगी रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा अभियान है, हर व्यक्ति सुखी हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, ताकि देश का पैसा बचे। और दूसरा अभियान है हमारा देश निरोगी हो। देश को बहुत बीमारियां हैं। सबसे बुरी बीमारी मैंने पहले बताया, भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी में हर साल 18 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होता है देश का। और बहुत दुख है मुझे कि ये आपके और मेरे खून पसीने की कमाई का पैसा है। अब ये होता क्या है, हम जो टैक्स देते हैं नेता और अधिकारी उसको लूट लेते हैं, और ये लूट कर पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक नेता पकड़ा गया, उसका नाम है मधु कोड़ा। झारखंड में 2 साल मुख्यमंत्री रहा, और 2 साल मुख्यमंत्री रहने में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिए 2 ही साल। और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। अब सबसे गरीब राज्य में से कोई 5,600 करोड़ अगर लूट सकता है, तो सबसे अमीर राज्य में जो 10-10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कितना लूटा होगा आप अंदाजा लगा सकते। हमने ऐसे मधु कोड़ा जैसे रिश्वत और लूट करने वाले नेताओं की एक लिस्ट बनाई है, उसमें 80,000 नाम, 80,000 लूटने में लगे हैं पूरे देश में। और इसके नीचे जो अधिकारी हैं वो लाखों में हैं, वो भी लूट रहे हैं। लूट कर सारा धन विदेशों में जमा कर रहे हैं। विदेशों में जो धन अब तक इन्होंने लूट कर जमा कर लिया है वो करीब 258 लाख करोड़ रुपए। 258 लाख करोड़, ये इतनी बड़ी रकम है कि आप इसे कैलकुलेटर में नहीं लिख पाएंगे, कैलकुलेटर फेल हो जाता। लेकिन ये इतनी बड़ी रकम है कि ये रकम हमें वापस मिल जाए तो हम 25 पंचवार्षिक योजनाएं इस रकम से बना सकते हैं। एक पंचवार्षिक योजना 5 ईयर प्लान में 10 लाख करोड़ खर्च होता है, हम 25 योजनाएं बना सकते हैं। इस रकम का एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 258 लाख करोड़ से सोना खरीदे, जो सबसे महंगा है इस समय, तो 258 लाख करोड़ का इतना सोना आता है कि भारत के 6,38,365 गांवों की एक सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते। इतनी बड़ी रकम, और ये रकम हमारी लूट कर नेताओं ने विदेशों में जमा की है। तो भारत स्वाभिमान ने एक दूसरा अभियान शुरू किया है, भ्रष्टाचार मिटाओ। तो उसमें क्या करना है, जो लूटा हुआ रकम विदेशों में है इसे वापस लाना है, 258 लाख करोड़। आप बोलोगे ये कैसे आएगा, इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि ये रकम जो बाहर गई है, जिन बैंकों में जमा है, उन बैंकों में एक नियम है। जैसे स्विट्जरलैंड की बैंकें हैं, पनामा की बैंकें हैं, ट्रिनिडाद की बैंकें हैं, टोबैगो की बैंकें हैं। इन बैंकों में एक नियम है कि जब तक धन किसी की व्यक्तियों ने जमा कर रखा है, हम चाहते हैं कि कानून से ये धन राष्ट्र की संपत्ति बन जाए तो ये पैसा हमें वापस मिल जाए। आप बोलेंगे कौन करेगा ये काम? ये काम करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहे तो 258 लाख करोड़ रुपए को राष्ट्र की संपत्ति बना सकता है। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया है, और उस मुकदमे की इस समय सुनवाई चल रही है।
बहस कर रहे हैं एक बहुत मशहूर वकील राम जेठमलानी, और हमारा मुकदमा स्वीकार हो गया है, सुप्रीम कोर्ट एडमिट हो गया। 6 महीने से बहस चल रही है। बहस इसी विषय पर चल रही है कि 258 लाख करोड़ रुपए को भारत की